सकते हैं। सबसे पहले खुद में, फिर परिवार में और समाज में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए कुछ रिफ्लेक्शन हम आप सभी के स्पीचेस से जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न फैमिली एंड सोसाइटी। इसके लिए मैं डॉक्टर रविंद्र खोले सर को स्टेज पर इन्वाइट करती हूँ। चौहान सर, डॉक्टर सुनीता भैया, और आप मेरे साथ में हो। अगला कुछ समय मैं आपका लूँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका समय व्यर्थ न गवाऊँ, इसलिए आपकी क्या सोच है, ये सब्जेक्ट टाइटल आपको पता है और क्या चाहते हो इसमें से आगे के लिए, वो कुछ बताऊं। तो उससे पहले मैं मेरा संक्षिप्त परिचय करवा देता हूँ। कॉलेज से MBBS हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, ये 4 स्टेट में घूमा। ऐसे जगह जाना था जहाँ लोगों को सुविधा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। करीब 2.5 महीने घूमने के बाद में मैंने बेराहगढ़ नाम का एक गांव चुना, जहाँ जाने का रास्ता ही नहीं था। 40 किलोमीटर पगडंडी से जाना पड़ता था। उस जगह जाने के बाद में गांव वालों ने जो बताया वो ऐसा था कि अगर डिलीवरी में महिला की समस्या होती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो एक दिन में 20-20, 25-25 लाशें उस गाँव से निकलते। गाँव की पॉपुलेशन सिर्फ 1600 में 20 लोग एक दिन में मर जाना, ये उन्होंने बताई हुई समस्या। निमोनिया के लिए तो इलाज ही नहीं है उनके लिए। 85 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि निमोनिया के लिए कारगर उपाय था, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल थी मॉडर्न साइंसेस में। लेकिन देहात में जहाँ मैं रहता हूँ, बेरागढ़ में, वहाँ वो सुविधाएं पहुँची ही नहीं थी। और मेरा मानस था कि ऐसी जगह जाए जहाँ लोगों को सुविधा ना हो, और मैंने कोशिश की। शुरुआत में हम 2 दोस्त वहाँ पहुँचे, हमने शुरुआत किया अस्पताल की, लोगों ने मदद की। सोच ऐसी थी कि लोग आएंगे या नहीं हमारे पास, लेकिन ये समझने की कोशिश करिए कि किसी भी पिता को अगर उसका बच्चा बीमार है तो किसी भी कीमत पे वो उसको अच्छा करना चाहता है। उसको बुखार है तो हर पिता चाहता है वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो गरीब हो या रईस हो, उसकी फीलिंग यही होती है कि उसका बुखार कम होना चाहिए। वो अगर निमोनिया से ग्रस्त है, मरने जा रहा है, गैस्पिंग में है, आखिरी सांस गिन रहा है, तो उसको बचाने की कोशिश हर माता, हर पिता हर संभव करता है। ये एक्सपीरियंस मुझे वहां जाने के बाद में मिला। वो खुद को गिरवा रखने को तैयार थे, खुद को बेच देने को तैयार थे। मैंने पहले ही हफ्ते में पेशेंट देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे आपकी गौशाला है ना, ऐसे 20-25 जानवर इसके पास थे। उस आदमी के पास गई और उसने कहा कि मुझे 100 रुपए दे दो, मैं आपके पूरे जानवरों की साफ सफाई, गोबर उठाना, पानी पिलाना 1 साल तक मुफ्त में करूंगी, उस 100 रुपए के बदल में। उसने 1 साल के लिए करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए बेच दिया। किस चीज के लिए? अपने बच्चे के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप भी, आपके लिए भी आपके माँ पिता ने यही किया है। सही है या नहीं है? थोड़ा रिमेम्बर करिए, याद करिए कि डेफिनेटली हर वक्त मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि था जन्म दोष था। मेरे पिताजी, मेरी माताजी मुझे उठाकर, जब मैं 10 साल का था, करीब मेरा वजन 20 किलो का होगा, तो मुझे गोद में बिठाकर रेलवे की जो ब्रिज होता है, उस वक्त रैंप वगैरह की सुविधा नहीं थी, उस वक्त लिफ्ट की सुविधा नहीं थी। आज हर शहर में लिफ्ट बन रही है, रैंप बन रहे हैं, वो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। और आपको पता है कि रेलवे का ब्रिज थोड़ा हाई होता है ताकि रेलवे लाइन जो नीचे से रेल गुजरती है उसको टच ना हो पाए। तो उस ऊंची ब्रिज के ऊपर वो चढ़ के मुझे जाते थे लेके हॉस्पिटल के लिए, और फिर नीचे उतर के ग्राउंड पे आते थे। तो वो एक्सरसाइज वो मेरे लिए करते थे। अब मेरा फर्ज है कि कुछ तो भी मैंने उनके लिए करना चाहिए, है ना। तो अपेक्षा यही थी कि डॉक्टर बनने के बाद में मैं अच्छा पैसा कमाऊं,
मैं अच्छी उनको सुविधा दूँ, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग थी। मैं सोचता था कि मेरे माता पिताजी ने मेरी फीस भरी, मेरी फीस थी 250 रुपये 6 महीने के लिए उस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेरे लिए लाखों करोड़ों रुपए उन गरीब भाई बहनों के पॉकेट से आते थे, जो मेरे प्रोफेसर की तनख्वाह थी, जो मेरे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर था, मेडिकल कॉलेज का जो स्ट्रक्चर बना था, एशिया में नंबर 1 का स्ट्रक्चर है। 1400 एकड़ में मेरा हॉस्पिटल फैला हुआ था। एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल नागपुर मेडिकल कॉलेज 1400 एकड़ में जिसका अस्तित्व है, उसके लिए कितना खर्चा हुआ होगा? वहां करीब 2000 बेड उस वक्त थे जब मैं पढ़ता था। तो 2000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स थे, उनकी तनख्वाह थी, मरीजों के लिए पूरी सुविधाएं थी। तो ये सब खर्चा कोई किसके जेब से आता था? बोलिए समाज है ना, समाज से आता था। कोई एक मजदूर जो 1 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेता है तो दूध के ऊपर टैक्स लगता था, एक पैकेट जो हम लेते हैं दूध का। तो हर तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा जाता था, वो मेरे पढ़ाई के लिए खर्च होता है। सही है या गलत है ना? आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे। कितने गवर्नमेंट कॉलेज से? काफी लोग हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा फ्रीशिप है ना? पूरा सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोफेसर का सैलरी हो, स्वीपर की सैलरी हो, स्ट्रक्चर हो, जो खर्चा मेरे ऊपर समाज ने किया वो खर्चा भी रिटर्न करने की मेरी जिम्मेदारी है ना, कि नहीं? थोड़ा सोचिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? आपको क्या लगता है? बनती है। तो मैंने ऐसा सोचा कि जहाँ लोगों को सुविधा नहीं है, जहाँ बच्चों को डॉक्टर दिखता नहीं है, उन लोगों की मैं मदद करने के लिए जाऊं, और मैं वैसा वहां गया। लेकिन वहां जाने के बाद में मैंने मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को अवेल की, लेकिन उन्होंने और भी उनके प्रॉब्लम बताए। प्रॉब्लम्स क्या थे? जैसे मैं निमोनिया डायरिया अच्छे करने लग गया, उनको बचाने लग गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे खेत में पेड़ पौधे जो है वो मर जाते हैं। तुअर और चना ग्राम फूल पे आने तक अच्छा रहता है, फूल पे आने पे वो मरना शुरू कर देता है। तो उसको कैसा बचाए? अब आपको पता है कि हमारा नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है, वो इस तरीके से होता है, सिर्फ मेडिकल, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन ही, ह्यूमन साइकोलॉजी यानी ह्यूमन ही। प्लांट फिजियोलॉजी हमको पढ़ाई नहीं जाती, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती, उसका ट्रीटमेंट हमको पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका था, मैंने MD प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में कर चुका था। वहां जाने के बाद में 1.5 साल प्रैक्टिस करने के बाद में मैं मेडिकल कॉलेज आया, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया जैसे अभी आप कर रहे हो, और फिर वहां पहुंचा मेरे पत्नी के साथ। तो ये डिफिकल्टी लोगों ने मुझे बताई, वहां आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, ये डिफिकल्टी थी वहां। ये मेरी पत्नी जब आई तब मुझे पता लगा कि यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है। उसके पहले मुझे 1 बकेट 2 बकेट में मेरा गुजारा हो जाता, मुझे ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती थी। 1 बकेट पीने के लिए, 1 बकेट नहाने के लिए, कपड़े धोने को नदी चला जाता था। इस तरीके से गुजर बसर हो रहा था। लेकिन जब पत्नी आई तो हमको 200 लीटर का ड्रम पानी लाना पड़ता था। 200 लीटर हम गांधी को फॉलो करते थे तो प्रॉब्लम था, खुद कुएं से खींच कर लाना और घर में उतना पानी ला जमा करना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी। अब सवाल आया कि ये वाटर सप्लाई स्कीम शहरों के लिए है, मुझे मॉडर्न सोसाइटी की दिक्कतें के बारे में बोला है, लेकिन मैं जहाँ था हूँ उनको डाउन ट्रॉडन कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्षेत्र ज्यादा मॉडर्न है। समझने की कोशिश करिए कि वो ज्यादा मॉडर्न है, वहां पोल्यूशन नहीं है, वहां का वाटर सेफ है,
उसको प्यूरिफाई नहीं करना पड़ता। अभी अभी हमको पता चला, जब मेरा लड़का मेडिकल कॉलेज गया अकोला में, और वो वहाँ औरों का पानी पीने लगा, उस वक्त उसने वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं ना, उनको हमारे यहाँ भेजा। उसको लगा कि अपने मम्मी पापा सादा पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, बोर का पानी पीते हैं, और यहाँ हम औरों का पानी पी रहे हैं, ठीक नहीं है। उसके कॉन्शियस को ठीक नहीं लगा। उसने वो इंस्ट्रूमेंट बेचने वाले को हमारे तरफ भेजा कि जाइए आप टेस्ट करिए हमारे घर का पानी और बताइए कि किस तरीके का फिल्टर उसको लगाना है। जब वो आदमी आया और उसने जांच किया हमारे पानी की, तो उसने कहा कि हमारा कोई भी फिल्टर इतना प्योर पानी दे नहीं सकता जो आप पी रहे हो, क्योंकि पोल्यूशन ही नहीं है, किसी तरीके की इंडस्ट्री नहीं है, किसी तरीके का उससे कंटेमिनेशन नहीं है, मोस्ट प्योर पानी हमको मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात अगर आज हम करते हैं, हर एक के पास मोबाइल है, आप जहाँ रहते होंगे शहरों में, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको पता है, और यहाँ का देखिए क्या है, 50 से भी कम है, 40-45, बहुत हद हो गई, तो 20 तक आता है। तो आप बताइए कि मॉडर्न कौन है, बेटर कौन है, अच्छी कंडीशन में कौन है? पोल्यूशन में रहने वाले उसको मॉडर्न कहते हैं और इनको बैकवर्ड कहते हैं। मैं भी ऐसे गया था उनको सुधारने के लिए, कोशिश करी, मैं भी उनको सुधारने के लिए मसीहा बन के गया था, लेकिन मेरे समझ में आया कि वो लोग मसीहा है, वो लोग मसीहा है। मैंने जब ये दर्शन शास्त्र को समझने की कोशिश की, और हम दोनों पति पत्नी एक अभ्यासक्रम में गए और वापिस जब आए और हमने हमारे बच्चों को बताया कि हमको क्या पढ़ाया गया, तो हमारे बच्चों ने बोला कि पापा हमारे आजू बाजू में जो फार्मर्स है, चाची है, बूढ़ा है, वो लोग जो है वो तो सभी इसी को फॉलो करते हैं, हम लोग संचय करते हैं, हम लोग आगे की सोच के भविष्य की लिए सेविंग करते हैं, जमा करते हैं। तो ये करने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत सेव करना चाहिए, क्या संचय करना चाहिए? अच्छे लोगों से दोस्ती, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से बातचीत, अच्छे विचारों का आदान प्रदान, ये पानी की जरूरत है। लेकिन हम क्या स्टोर करते हैं? हम ईंट के ऊपर ईंट, मंजिल के ऊपर मंजिल आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास 40 जोड़ कपड़े रहते हैं, लेकिन हम 41 बार खरीदते हैं। उससे हमारा क्या फायदा है? कई लोग ऐसे हैं कि कई ड्रेस उनके पास है, उन्होंने 1 या 2 बार ही पहने, लेकिन ऐसे भी भाई वहाँ है, हमारे गांव में थे कि 4 भाई को मिलकर, जब मैं वहाँ गांव में गया तो 4 भाई को मिलकर एक ही धोती थी, एक ही शर्ट था। जो शहर जाता था या जो बाजार जाता था वो पहन के जाता था, बाकी समय पे वो छोटा तौलिया लपेट कर खुले बदन नहीं रहते थे। आप कभी बीच में गए या नहीं गए? गए, क्या देखा? खुले बदन लोग घूमने का खर्चा करते थे, सनलाइट के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इंडिया में आते हैं, क्योंकि स्वीडन है, डेनमार्क है, जो कोल्ड कंट्रीज है, वहाँ सूरज की रोशनी मिलती ही नहीं, वो टैन होने के लिए आते हैं, और हम क्लीन होने के लिए फेयर एंड लवली और क्या 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 लगाते हैं, कई तरीके की क्रीम, उनका मार्केट बहुत तेजी में है। सही होगा तो आना चाहिए, गलत होगा तो गलत कहिए मुझे, कि आगे फॉरवर्ड कौन है? क्या हमने कैसा प्रोग्राम किया वहाँ अरेंज की, तो ये समझ में आया कि एक अनपढ़ आदमी के पास में उसका हिसाब किताब था, गांव का, जिसने एजुकेशन नहीं दी है, जिसको साला अक्षर भरे बराबर लिखना पढ़ना नहीं आता है, ऐसे के पास पूरा अकाउंट था। अब जब उसका हिसाब के लिए प्रोग्राम हो गया 3 दिन का, नेक्स्ट वीक में हम सब लोग बैठे तो उसने कहा कि ये नोटबुक है,
इसके नोटबुक के इस तरफ से ओपनिंग पेज से लोगों ने जो पैसे दिया, उसको चंदा दिया, वो उसने लिखवा दिया किसी से तो भी, और उसके बैकवर्ड से पीछे से उसने जो खर्च किया वो किसी से तो भी लिखवा लिया। आप पढ़े लिखे हो, दोनों को जोड़ लीजिए और कुछ कम होंगे तो मैं उसमें मेरे खिस्से में से देता हूँ। उसने होशियारी की कि वो पैसा कालू पटेल ने एक ही थैली में जमा किया, उसके उधर से जो आया तो उसी थैली में पैसा डाला, जाने वाला भी थैली में से निकाल के ही दिया खर्च के लिए, और उसको एक रस्सी बांध के रखता गया अपने पास। आखिरी दिन उसने वो थैली सबके सामने रख दी कि जोड़ लीजिए, इस पर कुछ कम ज्यादा होगा तो बताइए, मैं दूंगा। तो कम ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसी में से निकाला, उसी में रखा, तो कम ज्यादा का सवाल आता ही नहीं। जब हिसाब जोड़ा तो एक पैसा का भी उसमें फर्क नहीं था। तो कौन इंटेलिजेंट है? सीए किया हुआ लड़का इंटेलिजेंट है या ये इंटेलिजेंट है? अनपढ़ आदमी बताइए। ज्ञान जिसे है वो इंटेलिजेंट है, जिसके पास डिग्री है वो इंटेलिजेंस है या नहीं ये डाउटफुल है। अब हम बिहेवियर की तरफ आते हैं। 10 साल पहले सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में किसी ने बताया था क्या? आम तौर पर हम किसको फॉलो करते हैं? हम प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल लीडर्स को फॉलो करते हैं। समाज जो फॉलो करता है वो लीडरशिप को फॉलो करता है। जो फ्रंट में थे 2014 के पहले किसी ने, हमने सार्वजनिक जगह पर पान खाकर नहीं थूकना चाहिए, सिगरेट पी के टुकड़ा पब्लिक प्लेस पे नहीं फेंकना चाहिए, ये किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए हमने, हमारा बिहेवियर ऐसा बनता गया पुरानी पीढ़ी का कि उनको ये पढ़ाया ही नहीं गया कि साफ सफाई का क्या महत्व है, जिसका हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा परिणाम होता है। और उसके कारण हमको वो जिसे गंदी आदत कहेंगे या बुरी आदत कहेंगे वो लगती गई। कहीं भी घर को साफ सफाई रखेंगे लेकिन कूड़ा कचरा गली में डाल देंगे, चौक में डाल देंगे, एक पैकेट में बंद करेंगे, और अगर डस्टबिन है शहर में तो डस्टबिन के बाहर कितना कचरा होता है, डस्टबिन के अंदर कितना कचरा होता है। 14 के पहले डस्टबिन को साफ करने की कोई कारगर सुविधा नहीं थी। अभी धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। अभी बच्चों को हम बचपन से पढ़ा रहे हैं कि एनवायरमेंटल साइंस, साफ सफाई का क्या महत्व है, तो अब वो हमारे बिहेवियर में आएगा। ये